हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर। स्टडी ऑन टू गेट सक्सेस ऑन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज है दोस्तों 23 मई 2020 और आज के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट हमने रखा है कि जीवन साइकिल है, संतुलन में रहने के लिए आगे बढ़े। जैसे दोस्तों, साइकिल को चलाने के लिए या फिर उसको संतुलित रखने के लिए आगे बढ़ते रहना होता है, पेडल देते रहना होता है। ऐसे ही अपनी लाइफ का भी उसूल है, इसको आगे बढ़ाते रहने के लिए अपने को मोटिवेटेड रहना है, कुछ न कुछ सीखते रहना है, अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाते रहना है, अपने को जिज्ञासु बन के रहना है, कुछ न कुछ सीखते रहो। क्योंकि एक छोटी मोटी सफलता से अगर आप रुक जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को जाम कर लेते हैं। तो बस कुछ सीखते रहिए, अटक के मत रहिए, ठीक है ना, मोटिवेटेड रहिए। इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज 23 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में आई अम्फान तूफान के कारण हुए नुकसान के लिए प्रधानमंत्री मदद कोष से कितने करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई है। ऑप्शन से 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मदद कोष से अम्फान तूफान के कारण जो पश्चिम बंगाल में नुकसान हुआ है। इसके डिटेल चेक करते हैं तो 22 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल का हवाई दौरा किया और वहाँ पर जो अम्फान तूफान की भीषण तबाही देखी उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने क्या है 1000 करोड़ रुपए का प्रबंध करने का ऐलान किया और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान किया। साथ ही अम्फान तूफान में जो मारे गए लोग हैं उनके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि तथा 50,000 रुपये घायलों को देने का आश्वासन दिया। यहाँ पश्चिम बंगाल में ये तूफान आया है तो पश्चिम बंगाल की भी एक बार बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जिलों की संख्या 23 है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है, राज्यपाल जगदीप धनखड़ है और विधानसभा जो है वहाँ पे सीटें 295, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 42 सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैप दिया है पश्चिम बंगाल का, ये देख लेते हैं क्या है। ये जो लाल कलर का जो स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पश्चिम बंगाल के ऊपर की ओर यानी उत्तर में जो है सिक्किम राज्य स्थित है और उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पे देखें तो यहाँ जो है भूटान देश स्थित है और इस साइड में नेपाल है, यहाँ पे असम राज्य है और यहाँ पे देखें तो ये बांग्लादेश स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे बिहार राज्य स्थित है। यहाँ पे जो है ये झारखंड राज्य स्थित है और यहाँ पे यानी सबसे नीचे की स्थिति में देखें तो यहाँ पर है जो उड़ीसा है अपना, ठीक है। तो ये थी पश्चिम बंगाल की स्थिति अपने भारत के मैप में। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ख़ुद भी एनालिसिस करिए कि आसपास में और कौन कौन से राज्य हैं, किस किस राज्य के साथ या देश के साथ जो है पश्चिम बंगाल सीमाएँ बना रहा है। आप खुद भी एनालिसिस करिए और चाहे तो आप इसकी डिटेल्स को कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट होगी। आप जो सीख रहे हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर पाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किन भारतीय पावर लिफ्टर्स को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, महेंद्र कुमार, विकल्प ए और बी सही। तो यहाँ पे विकल्प ए और बी सही यानी ऑप्शन डी सही है, यानी सविता कुमारी और अंकित जो सिसोदिया है उनको जो है नाडा द्वारा अनंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है और ये दोनों पावर लिफ्टर है। देखते हैं इनकी डिटेल्स क्या है। तो सविता चौधरी और अंकित सिसोदिया द्वारा डोपिंग रोधी नियमों का इन्होंने उल्लंघन किया और इस कारण से उनको अनंतिम रूप से निलंबित किया। हालांकि अनुशासनात्मक पैनल है जो वो अपना उनका पक्ष रखने के लिए उनको मौका भी दिया गया, परंतु कोविड-19 के कारण पैनल नहीं बैठ सका, ठीक है। दोस्तों, हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है दिलीप उम्मेन, टी.वी. नरेंद्रन, महेश शुक्ला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो इसकी और डिटेल चेक करते हैं कि क्या है। दिलीप उम्मेन को जो है भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन जो है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये टी.वी. नरेंद्रन के स्थान पर पदभार संभालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 मई को आयोजित हुई विश्व स्वास्थ्य सभा में चीन ने कितने बिलियन डॉलर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घोषणा की है, मतलब लड़ने के लिए देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर,
3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो है 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर सही है। चाइना ने ये घोषणा की है कि वह 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व स्वास्थ्य सभा के जो देश है जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनकी सहायता के लिए जारी करेगा। तो और बाकी विश्व स्वास्थ्य सभा की बात करें तो यहाँ पे वैश्विक स्तर पर 194 देश जो है इसमें शामिल है, और जो स्वास्थ्य संबंधी कानून और नीति बनाती है वो विश्व स्वास्थ्य सभा बनाती है, और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही एक मंच या फिर संस्था बोल सकते हैं। और विश्व स्वास्थ्य सभा की स्थापना 1988 में, मुख्यालय इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जो ये 18 मई 2020 को जो आयोजित हुई थी विश्व स्वास्थ्य सभा की 73वीं जो है ये सत्र था जो है विश्व स्वास्थ्य सभा का, और उसी में चीन ने ये घोषणा की कि वह 2 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की फैसला किया है। यहाँ ऑप्शन है 0.40%, 0.30%, 0.20%, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भारतीय रिजर्व बैंक ने 0.40% की जो है रेपो रेट में कमी करने का या कटौती करने का फैसला किया है। पहले जो ये रेट थी वो थी 4.40%, और अब जो है 4% ही रह जाएगी, क्योंकि 0.40% की कटौती रेपो रेट में की गई है, और रिवर्स रेपो रेट में भी 0.40% की कटौती की गई है, जो कि अब क्या 3.75 से 3.35 ही रह गई है। यहाँ जो रिजर्व बैंक है इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास है, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये शक्तिकांत नहीं है, शक्तिकांत दास आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उसकी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2006 के तहत किस फंड की स्थापना की। ऑप्शन है यूपी स्टार्ट राइज फंड, या फिर यूपी स्टार्ट अप फंड, यूपी स्टार्टअप फंड, और यूपी स्टार्टअप ग्रोथ फंड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, यूपी स्टार्टअप फंड। तो यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना यूपी सरकार ने की है। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है यूपी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2007 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड को स्थापित किया है, और इसके लिए यूपी सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस फंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रबंधन सिडबी बैंक करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिडबी के बारे में और भी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई। मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, और सिडबी के जो अध्यक्ष है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई। राजधानी लखनऊ जो कि सबसे बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदी पटेल है। जिला जो है उत्तर प्रदेश में जिले 75 है। संसद में सीट की बात करें तो लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा में 404 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो स्थिति है यहाँ पे ये नेपाल की स्थिति है, यहाँ पे नेपाल स्थित है। यहाँ ऊपर की बात करें तो ये देखो यहाँ पे उत्तराखंड है, इधर जो है हरियाणा, ये राजस्थान है, और ये मध्य प्रदेश की स्थिति है यहाँ पे। और इस साइड में देखो तो ये बिहार है, यहाँ पे ये झारखंड है, और ये देखो ये छत्तीसगढ़ है। तो इसी तरीके से हमने जो पहले मैप की अपने डिस्क्रिप्शंस ली थी उसी तरीके से इस मैप को किया अपने। दोस्तों ये खाली मैप है एकदम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको भरने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि जैसे उत्तर प्रदेश है तो इसके आसपास में कौन से राज्य या फिर देश की सीमाएं लगती है, कौन कौन से देश या फिर राज्य इसके टच में है, और ये आपको हेल्प करेगा। इसमें आपको याद भी हो जाएगा। वैसे तो मैं हर बार ये रखता हूँ, आपको बार बार जैसे रिपीट होते रहने से याद हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है 22 मई, 21 मई, 23 मई, इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष जो है 22 मई को मनाया जाता है।
और इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैविक विविधता दिवस है वह हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव संख्या 55/201 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता का महत्व देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता के प्रति जागरूकता फैलाना ही इस दिन का महत्व है। दोस्तों, आखिर जैव विविधता है क्या? जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि जीवों की विविधता। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे पृथ्वी पर अनेकों प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है, तो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, लेकिन क्या है उनमें जो असंतुलन पैदा हो गया उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो है 2020 के जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस था उसकी थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में है, या फिर इसको इंग्लिश में बोले तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो ये इसकी थीम थी। यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात कर लेते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अध्यक्ष मारिया फर्नांडा स्पिनोसा है। दोस्तों, हमने संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उनकी चर्चा कुछ 10 या 11 तारीख के जो करंट अफेयर है उनमें चर्चा की है। अगर आपने वो करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो आप वहां जाकर के ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको पूरे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। 8 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कथन ए और बी से रिलेटेड है। उनकी बात कर लेते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। ये कथन ए है। कथन बी है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खर्च किए जाएंगे। ऑप्शंस हैं, केवल ए ऑप्शन सही है, केवल बी सही, केवल दोनों सही, दोनों गलत है, दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा कि दोनों ही कथन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है तो लघु और सीमांत किसानों को प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए खातों में अनुदान राशि डाली जाएगी। गन्ना किसानों को 355 प्रति क्विंटल और धान और मक्का किसानों को अधिकतम 10,000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। तो ये थी जो छत्तीसगढ़ में चल रही है किसानों के प्रोत्साहन के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को गठन हुआ। राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ में 28 जिले स्थित हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके है। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 है, लोकसभा में 5 सीटें 11 सीटें हैं, विधानसभा की जो है 90 सीटें यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ की स्थिति की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसकी स्थिति है और भारत के नक्शे में ये कहाँ पर स्थित है। तो भारत के जो नक्शा है उसमें देख लेते हैं तो ये रेड कलर का स्पॉट में दिखाया हुआ है छत्तीसगढ़ का राज्य। और छत्तीसगढ़ के इधर उत्तर की साइड में देखें तो ये झारखंड है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ ये जो है उड़ीसा है, और यहाँ पे देखें ये आंध्र प्रदेश की स्थिति है, यहाँ पे तेलंगाना राज्य, ये महाराष्ट्र की सीमा इस पे लगती है, यहाँ जो है ये मध्य प्रदेश है। और दोबारा से बोलूँगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए कि इसके आसपास में कौन से राज्य स्थित हैं। आपको बार बार आप देखेंगे तो ज़रूर से आपको याद हो जाएंगे। लगभग मुझे लगता है आज ये तीसरे नंबर का जो मैप है मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के किस ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ऑप्शन है M1 कार्यक्रम का, BSc कार्यक्रम, MSc कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्री है जो उनके द्वारा जो है M1 कार्यक्रम यानी कि MA जो मास्टर ऑफ आर्ट्स का कार्यक्रम होता है उसको शुभारंभ किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? इग्नू जो है उसमें किया गया है। इग्नू जो है एक ओपन यूनिवर्सिटी है, अपने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये विश्व में फेमस यूनिवर्सिटी है दोस्तों। डिस्टेंस लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और यहाँ पे जो है डिस्टेंस लर्निंग के बहुत सारे प्रशिक्षण से संबंधित बहुत सारे कोर्स करवाए जाते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इग्नू के MA जो कि हिंदी का कोर्स है, मतलब हिंदी में होगा,
उस कोर्स का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय सरकार द्वारा चलाई जा रही पढ़े इंडिया ऑनलाइन की पहल को बल मिलेगा। तो इंडियन जो है पहल चला रखी है पढ़े इंडिया ऑनलाइन, यानी कि जो है डिजिटलाइज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है अपने इंडिया में हाल फिलहाल, क्योंकि स्थिति ऐसी चल रही है कि अगर ऑनलाइन पढ़ के सफल होते तो ये और भी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। यहाँ इग्नू की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इग्नू का जो फुल फॉर्म है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपने IGNOU, जिसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये है हिंदी में इसको बोलेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय। स्थापना 1985 में, और इसका ये कॉलेज विश्वविद्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है ये, और स्वावलंबी रोजगार से संबंधित डिप्लोमा डिग्री आदि कोर्स प्रोवाइड करता है। और इसमें जो है भारत तथा विदेश के लगभग 40 लाख तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं, मतलब 40 लाख विद्यार्थी इसमें अभी भी पढ़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है अपने देश का। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ ऑप्शन है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तिरुपति, लिंगराज मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो है कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको जो है 100% मतलब जैसे सौर ऊर्जा प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे, उस तरह का सिस्टम वहाँ पे लगाया जा रहा है, उस तरह की योजना बनाई जा रही है। ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ऐसा प्लान बनाया जा रहा है। तो उड़ीसा में स्थित जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना स्थापित की जाएगी, और इस योजना को उड़ीसा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा विकसित किया जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कोणार्क मंदिर की ही बात हो रही है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर को काला पेगोड़ा, आपने सुना भी होगा, ब्लैक पेगोड़ा या फिर काला पेगोड़ा, तो ये कहा जाता था। और 1984 में इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यहाँ उड़ीसा को देख लेते हैं दोस्तों कि उड़ीसा की मैप में क्या स्थिति है इंडिया के। उड़ीसा के पहले देख लेते हैं। यहाँ पे गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ उड़ीसा का, और राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा में 30 जिले स्थित है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 20 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। यहाँ मैप में देखते हैं दोस्तों उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ उड़ीसा में देखो, ये इस साइड में, एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ देखिए ये है पश्चिम बंगाल, और ये ऊपर की साइड में इसके उत्तर में देखिए ये झारखंड राज्य स्थित है। इधर देखो ये छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। यहाँ ये तेलंगाना स्थित है। और तो दोस्तों ये जो है ये इसकी स्थिति होगी। यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी ये सब है इस साइड में। तो दोस्तों ये थी उड़ीसा की स्थिति, और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ में हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो जो है समाप्त होता है। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो देखा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।